नमस्कार दोस्तों, एस के स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री, अंतिम भाग। उमेश परेशान हाल घर पहुंचा तो उसे देखकर दुर्गा बुआ भी घबरा गई। वह फौरन पानी लेकर उसके पास पहुंची। उमेश के पानी पी लेने के बाद उन्होंने पूछा, भैया क्या बात है, बहुत परेशान लौटे हो? पुलिस स्टेशन में क्या बात हुई? उमेश ने बुआ को बैठने को कहा। बुआ उनके पास बैठ गई। उमेश ने पुलिस स्टेशन में गगन ने जो कुछ कहा था वह सब बता दिया। बुआ, क्या आपने कभी कुमुद को ऐसी हरकत करते देखा है? मैं तो इधर होटल के काम से इधर उधर दौड़ रहा था। बुआ सब कुछ सुनकर शांत हो गई। उमेश के सवाल पर कुछ देर सोचने के बाद बोली, भैया हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, पर तुम्हें तो पता है कि बहू जी हमको ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। हम भी नहीं चाहते थे कि हमारे कारण तुम दोनों के रिश्ते में कोई खटास आए। इसी वजह से हमने क्वार्टर में रहने की बात कही थी। जब तुम काम के लिए बाहर रहते थे और यहाँ कोई काम नहीं होता था तो हम बहू जी से पूछकर क्वार्टर में चले जाते थे। हो सकता है कि अकेले में बहू जी ऐसा करती हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है बुआ कि क्या सच है। पुलिस स्टेशन में जो कुछ पता चला उससे तो लगता है कि हिमाद्री कुमुद के दिमाग की उपज है। सच का पता कैसे चले? बुआ को डायरी वाली बात याद आई। उन्होंने कहा, भैया सुबह बहूजी का सामान पैक करते हुए हमें कपड़े में लिपटी एक डायरी मिली थी। शायद बहूजी ने उसमें कुछ लिखा हो। तो बुआ वह डायरी लाकर मुझे दीजिए। बुआ फौरन कुमुद और उमेश के बेडरूम में गई। कुछ ही देर में वह डायरी लेकर आ गई। देखते ही उमेश पहचान गया कि उसने ही यह डायरी कुमुद को दी थी। बुआ मैं स्टडी में जाकर इसे पढ़ता हूँ। जब तक बहुत जरूरी ना हो मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। उमेश स्टडी में जाकर डायरी पढ़ने लगा। दुर्गा बुआ इस नई परिस्थिति के बारे में जानकर चिंता में पड़ गई थी। अभी तक वह समझ रही थी कि सारा मामला सुलझ गया है, पर अब यह नई समस्या उत्पन्न हो गई है। वह मंदिर में जाकर बैठ गई। दिया जलाकर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जैसे जैसे उमेश डायरी के पन्ने पलट रहा था, सारी तस्वीर उसके सामने स्पष्ट होती जा रही थी। डायरी में जो हैंडराइटिंग थी वह कुमुद की ही थी। कुमुद ने डायरी में वह कहानी लिखी थी जो तांत्रिक क्रिया के दौरान उसने हिमाद्री बनकर सुनाई थी। स्पष्ट हो चुका था कि हिमाद्री कुमुद के दिमाग की ही उपज थी। यह तो स्पष्ट हो गया था कि जो भी था वह प्रेत का चक्कर नहीं था, लेकिन कई सवाल थे जो उमेश को परेशान कर रहे थे। वह उनके जवाब तलाशने का प्रयास कर रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिनर का समय हो गया था, लेकिन उमेश अभी भी स्टडी में था। बाहर बुआ बेहद परेशान थी। जब बहुत देर तक उमेश बाहर नहीं आया तो मजबूरी में बुआ ने दरवाजा खटखटाया। बुआ अंदर आ जाइए। बुआ अंदर गई। उमेश डायरी लिए हुए बैठा था। भैया रात के 10 बजे हैं, डिनर का समय हो गया है, इसलिए दरवाजा खटखटाया। बुआ हम जो समझ रहे थे मामला उससे ठीक उलट है। इस डायरी में कुमुद ने हिमाद्री के बारे में लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि कुमुद पहले से ही हिमाद्री के बारे में जानती थी? बुआ हिमाद्री कुमुद के दिमाग की ही उपज है। डॉक्टर गांगुली ने सही कहा था कि कुमुद जो सोचती है उसे वास्तविक मान लेती है। उसने हिमाद्री के बारे में सोचा और उसे सच मान लिया। उसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी कहानी रच डाली। अब क्या करेंगे भैया? मैं कल ही डॉक्टर गांगुली से मिलकर उन्हें सब बात बताता हूँ। कई और सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। शायद डॉक्टर गांगुली कुछ मदद कर दे। बुआ के दिमाग में भी एक सवाल घूम रहा था। भैया अजीब बात है, बहू जी ने इतना सब रच डाला पर हमारे सामने कभी कोई जिक्र नहीं किया। हमें तो कानो कान पता भी नहीं लगा। यही सब तो पता करना है बुआ। मैं कल सुबह ही डॉक्टर गांगुली से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलने जाता हूँ। उमेश डॉक्टर गांगुली के सामने बैठा था। उसने सारी बात उन्हें तफ्तीश से बता दी। सब सुनकर डॉक्टर गांगुली भी गंभीर हो गए। उमेश बाबू, मैंने पहले ही आपको उस डॉक्टर निरंजन प्रकाश से आगाह किया था। वह एक नंबर का फ्रॉड है। मेरे स्टाफ में एक व्यक्ति ने उसे आपको सूचना दी थी।
मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, पर आप पढ़े लिखे होकर उसके चक्कर में पड़ गए। डॉक्टर गांगुली की बात सुन उमेश को बहुत लज्जित महसूस हुआ। मैं क्या करता? यकीन तो मुझे भी इन सब चीज़ों पर नहीं था, लेकिन उस समय कुमुद का आचरण बहुत अप्रत्याशित था। वह मर्दानी आवाज में बोल रही थी। मैं उसकी इन हरकतों के कारण बहुत घबरा गया था। घर वालों ने दबाव डाला तो मैंने उस डॉक्टर निरंजन को बुला लिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे मेरा यकीन उन सब बातों पर होता चला गया। डॉक्टर गांगुली समझ गए कि उनकी बात से उमेश लज्जित हुआ है। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, उमेश बाबू, ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी पत्नी को लेकर फिक्रमंद थे। खैर, अब यह ध्यान रखिएगा कि आपकी पत्नी को मनोचिकित्सक की जरूरत है, किसी ओझा या तांत्रिक की नहीं। डॉक्टर, कुछ सवाल हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे उनके जवाब चाहिए। पूछिए, जो पूछना चाहते हैं। यह सब कुमुद के दिमाग में कई दिनों से चल रहा होगा, पर हमें कुछ पता ही नहीं चला। इसका सीधा सा कारण है कि कुमुद यह सब एकांत में कर रही थी। हिमाद्री के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसाई थी। यह उनकी निजी दुनिया थी। वह नहीं चाहती थी कि आप लोग इसकी इस दुनिया के बारे में जानें। किंतु उसने ही मुझे प्रेत द्वारा दुष्कर्म की बात बताई थी। बाद में उसने ही प्रेत बनकर हमसे बात की। तांत्रिक क्रिया के दौरान तो उसने सारी कहानी बता दी। डॉक्टर गांगुली कुछ देर ठहर कर बोले, जैसा कि उस चोर ने बताया था कि कुमुद हिमाद्री से बात कर रही थी। इसका मतलब पहले जो चरित्र उनके दिमाग में था उसे वह अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखने लगी थी। वह जब भी अकेली होती थी तब वह हिमाद्री को अपने आसपास महसूस करती थी। डॉक्टर गांगुली एक बार फिर रुके। उमेश बाबू, सेजोफ्रेनिया की मरीज अपनी कल्पनाओं को सच मानते हैं। वह चाहते हैं कि दूसरा भी ऐसा ही करे। कुमुद ने उस दिन आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए ही आपकी बुआ को जबरन क्वार्टर भेजा था। अगले दिन बुआ के बहुत जोर देने पर ही उन्होंने दरवाजा खोला, ताकि लगे कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने अपना वह हुलिया भी खुद ही बनाया होगा। पर डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसकी कलाइयों पर निशान देखे थे। उमेश बाबू, मेडिकल रिपोर्ट दुष्कर्म की पुष्टि नहीं कर रही थी। आपकी पत्नी इसके लिए जिस प्रेत को जिम्मेदार ठहरा रही थी, अब आपको भी पता है कि वह उनके दिमाग की ही उपज था। अपनी कलाइयों पर निशान बनाना कठिन है, पर असंभव नहीं। चलिए मान लेते हैं, पर कुमुद ने उस दिन रात में पेट में दर्द की बात की। फिर अस्पताल से लौटने के बाद हिमाद्री बनकर उत्पात किया। वह सब क्यों? यह समझना तो बहुत आसान है। वह शुरू से ही आपको प्रेत वाली बात पर यकीन दिलाना चाहती थी, पर आप उन पर यकीन नहीं कर रहे थे। वह सब कुछ आपको यकीन दिलाने के लिए था, वरना मेडिकल रिपोर्ट में तो सब कुछ सही आया था। जब अस्पताल से लौटने पर भी आप पूरी तरह उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे, तब उन्होंने पहली बार खुद प्रेत बन आपसे बात की। उमेश के मन में अब भी कुछ सवाल थे, पर सेशन का समय समाप्त हो गया था, अतः डॉक्टर गांगुली ने उसे अगले दिन का समय दे दिया। अगले दिन उमेश फिर अपने बचे हुए सवालों के साथ डॉक्टर गांगुली के क्लिनिक पर मौजूद था। उसके कुछ पूछने से पहले डॉक्टर गांगुली बोले, उमेश बाबू, आपके मन के बाकी के सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, किंतु एक बात तय हो चुकी है कि कुमुद को रेगुलर सेशंस के लिए आना और दवाइयाँ लेना बहुत जरूरी है। ऐसी बीमारियों के इलाज में समय लगता है, अतः धैर्य बनाए रखना होगा। डॉक्टर गांगुली की बात से उमेश पूरी तरह से सहमत था, अतः उन्हें आश्वासन देते हुए बोला, मैं भी चाहता हूँ कि कुमुद इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो जाए। अब मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूँगा। कुमुद को नियमित रूप से सेशंस के लिए लाता रहूँगा। अच्छी बात है। कुमुद को ठीक करने का यही एक उपाय है। अब पूछिए, अभी और कौन से सवाल आपको उलझाए हुए हैं? जब कुमुद ने उस गुप्त कक्ष में अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया था, तब उसने प्रेत का कोई नाम नहीं बताया, जबकि सारी कहानी वह पहले ही डायरी में लिख चुकी थी। उमेश बाबू, इस बात पर केवल यही अनुमान लगा सकता हूँ कि ऐसा करके वह आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहती हो, पर डॉक्टर निरंजन के सामने उसने पूरी कहानी क्यों बता दी?
बताना तो वह आपको भी चाहती थी, लेकिन डॉक्टर निरंजन भी प्रेत होने की बात कर रहा था। यह बात कुमुद को अच्छी लगी। डॉक्टर निरंजन तांत्रिक क्रिया का जो ढोंग कर रहा था, उसने कुमुद को सारी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। उमेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हिमाद्री, क्या मुक्त होने की इच्छा जताना? वह कुछ नहीं, बल्कि परिस्थिति से उपजी बात थी जो कुमुद ने हिमाद्री की ओर से कह दी। उमेश की सारी दुविधाएं समाप्त हो गई थी। डॉक्टर गांगुली ने आगे कहा, आपके मन में था कि गुप्त कमरे में हुए हादसे के बाद प्रेत 1 माह तक शांत क्यों रहा। आपने उस डॉक्टर निरंजन से पूछा भी था, पर इसका जवाब आपको अंत तक नहीं मिला, क्योंकि कोई प्रेत था ही नहीं। डॉक्टर की यह अंतिम बात ने उमेश को बहुत सही लगी। वह उस सब के बीच इस सवाल को भूल ही गया था। वह बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी दुविधाएं समाप्त कर दी। मैं जल्द ही कुमुद को हिमपुरी बुलाकर दोबारा इलाज आरंभ करता हूँ। घर लौटते हुए उसके मन में कोई सवाल नहीं था। वह अब आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी गगन चौहान ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया। वह पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। गगन चौहान एक और चौंकाने वाली खबर के साथ तैयार थे। मिस्टर सिन्हा, आपने मुझसे 2012 में हिमपुरी और उसके आसपास के जंगलों में मिली औरतों की लाशों के बारे में पता करने को कहा था। हाँ, क्या पता चला? उस दौरान इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज शादाब खान थे। मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि उस समय हिमपुरी के पास के जंगलों में 4 औरतों की लाशें मिली थीं। उमेश के लिए चौंकाने वाली बात थी। उसे तो लगा था कि यह सब झूठ निकलेगा, लेकिन गगन के अनुसार तो सब सच था। उसके चेहरे पर उभरती चिंता की लकीरें देखकर गगन ने कहा, पर आपने जो बताया था उसमें और सच्चाई में थोड़ा फर्क है। वह क्या? आपने कहा था कि देखने से दुष्कर्म की बात पता चल रही थी, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था। हाँ, यह बात सच नहीं है। उन औरतों पर बलात्कार की पुष्टि हुई थी। यही नहीं, गुनहगार पकड़ा भी गया था। कौन था वह गुनहगार? यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बताइए, कौन था वह? औरतों का बलात्कार कर उनका कत्ल करने वाले का नाम हिमाद्री था। यह बात सुनकर उमेश लगभग अपनी कुर्सी से उछल ही पड़ा। गगन ने कहा, आप जो जानना चाहा वो मैंने बता दिया। मैं देख रहा हूँ कि इस हिमाद्री से आपका कोई संबंध अवश्य है। आप जब भी यह नाम सुनते हैं परेशान हो जाते हैं। अब आपकी बारी है सब कुछ सच सच बताने की। उमेश ने गगन को शुरू से अब तक जो कुछ हुआ सब बता दिया। चौहान साहब, कुमुद ने इसी कातिल को प्रेत बनाकर अपनी कहानी गढ़ी, पर समझ में नहीं आ रहा कि कुमुद तो पहली बार हिमपुरी आई थी। उसे इस घटना का पता कैसे चला? कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर सिन्हा। आजकल का समय इंटरनेट का है। नई खबरों के साथ पुरानी खबरें भी इंटरनेट पर मिल जाती हैं। हो सकता है उन्होंने गूगल पर हिमपुरी के बारे में सर्च किया हो, तब यह खबर भी सामने आई हो। उन्होंने इसे पढ़कर ही अपनी कहानी बनाई होगी। हाँ, यह हो सकता है। तो मिस्टर सिन्हा, अब ये तय है कि आपकी पत्नी मनोवैज्ञानिक समस्या से परेशान है। मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी। तो क्या हम यह केस बंद कर दें? जी, मैं यह केस वापस ले रहा हूँ। उमेश ने घर लौटकर अपनी ईमेल चेक की। उसने कल नोरा को ईमेल कर कुछ सवाल पूछे थे। नोरा का जवाब आया था। उमेश ने ईमेल पढ़ा। उसके अनुसार उसके पिता स्टुअर्ट मृत्यु के कुछ समय पहले उसके पास अमेरिका रहने गए थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन उनका फिलिप नाम का कोई भांजा नहीं था। यह बात पूरी तरह से पुख्ता हो गई थी कि प्रेत हिमाद्री एक काल्पनिक चरित्र था, जो हत्या और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार गुनहगार पर आधारित था। उमेश कुमुद को लेने उसके घर गया। उसने उसके माता पिता को सारी बात बता दी। उन लोगों ने बताया कि कुमुद को बचपन से ही कहानियां लिखने का शौक था। वह लेखन में ही अपना कैरियर बनाना चाहती थी, पर घर वालों के दबाव में अकाउंटेंट बन गई। बात साफ थी, हिमपुरी आने के बाद खाली समय और बंगले के वातावरण ने उसे फिर से लिखने को प्रेरित किया। उसी समय उसे वह खबर पढ़ने को मिली
उसने हिमाद्री को एक कामुक प्रेत के रूप में दिखाते हुए कहानी लिखी। अपनी बीमारी के चलते वह अपनी कहानी को सच मानने लगी। उसने पूरी कोशिश की कि बाकी लोग भी उसे सही माने। उमेश ने अपने पिता को भी सारी बातें बता दी। पहले तो वह नाराज हुए कि इतना कुछ हो गया, पर उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। लेकिन उमेश ने उन्हें समझाया कि उस वक्त वह बहुत अधिक परेशान था। वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। उमेश ने बंगला बेचने का इरादा बदल दिया। उसने बंगले को ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में बदलने का मन बना लिया। वह कुमुद को हिमपुरी ले आया। कुमुद को रेगुलर सेशंस के लिए डॉक्टर गांगुली के पास ले जाता था। डॉक्टर गांगुली के इलाज और उनकी और बुआ की देखभाल से कुमुद ठीक होने लगी थी। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल अच्छा चलने लगा था। उमेश ने उसका नाम हिमकुंज रखा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।